मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान राव साहब दानवे पाटिल जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री संभाजीराव पाटिल जी, सांसद महोदय श्रीमान सुनील जी गायकवाड़, लातूर के प्रथम नागरिक श्रीमान सुरेश पवार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नागनाथ निडवले जी, श्रीमान शैलेश लाहौटी जी, और आज दयानंद सभागार के अंदर उपस्थित लातूर के सभी प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी नागरिक भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के लिए। मेरा आपसे जो संवाद हो रहा है, ऐसे देश के हर एक जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर संवाद करने वाले, और मुझे छिपाना नहीं है, चुनाव 2019 का जो है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका साथ मांगने के लिए ये संवाद है, और भारतीय जनता पार्टी की और देश की आगे की योजना क्या हो सकती है वो बताने के लिए। बहुत सारे दल है, 1650 से ज्यादा दल है, वो दलों में और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है वो बताने के लिए ये संवाद है। और स्वाभाविक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष रखूंगा, मगर मैं पूरा भान रखूंगा कि मैं एक तटस्थता के साथ मेरी पार्टी का भी पक्ष रखने का प्रयास करूंगा। इस सभागार में जो सारे लोग बैठे हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसको आजादी के आंदोलन में संघर्ष करने का मौका मिला हो। आजादी के आंदोलन के वक्त जिन लोगों ने त्याग दिया, बलिदान दिया, सैकड़ों लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, कुर्ते के बटन खोलकर गोलियां खाई, किसी ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, किसी ने नौकरी छोड़ दी, पीढ़ियां की पीढ़ियां तबाह हो गई, किसी को यश मिला, किसी को यश नहीं मिला, परंतु ये सभी के कारण हम आज आजाद हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आज भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि देश में कितने भी साल चुनाव आए, परिवर्तन हमने जब भी किया, खून का एक कतरा भी नहीं बहा, शांति से परिवर्तन किया, संविधान से परिवर्तन किया, लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पर परिवर्तन किया, तो हमारा लोकतंत्र दृढ़ भी हुआ है। परंतु मैं आपको पीछे इसलिए ले जाता हूं कि जब हम लोकतंत्र स्वीकार किए और संविधान का निर्माण किए, तो किस चीज के बचने के लिए लोकतंत्र को हमने स्वीकार किया। अंग्रेजों के जाने के बाद राजों रजवाड़ों का शासन था। हम सबको मालूम है, देश में 650 से ज्यादा रियासतें थी, उसका विलीनीकरण कर हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया। क्यों किया? कि राजा महाराजों की व्यवस्था के अंदर कहीं पर भी मेरिट का स्थान नहीं। राजा का राजकुमार चाहे कितना भी बेवकूफ हो, वो ही राजा बनता था। उसके जन्म से ही तय हो जाता था कि उसको राजा बनना है। मेरा आपका किसी का नंबर लगने का सवाल ही नहीं था, इसलिए सबने लोकतंत्र को स्वीकार किया। देश के अंदर जो प्रतिभा पड़ी है उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, देश को आगे ले जाने के लिए उसको मौका मिलना चाहिए, और देश को उसकी प्रतिभा का फायदा होना चाहिए। सारे लोगों की प्रतिभा एकत्रित आएगी, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश दुनिया में आगे बढ़ सकता है। इस बात को सोचकर हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया था, और आज स्थिति क्या हुई? ये लोकतंत्र को
किस प्रकार का लोकतंत्र चल रहा है। 1625 राजनीतिक पार्टियां इस देश में रजिस्टर, शायद थोड़ी बढ़ भी गई हो, मेरे पास एक साल पहले का नंबर है 1625। उसमें से केवल और केवल एक ही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। बाकी सब जगह राजे रजवाड़ों की तरह अपने बेटे को बिठाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लोकतंत्र कहां रहा? आप कोई भी पार्टी उठाकर दे दीजिए, देख लीजिए, मैं जवाब देने के लिए आपको तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावे सारे पार्टियों में अपने बेटे बेटियां ही आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, खाली जगह जी नए आएंगे वो आएंगे। कोई भी पार्टी उठाकर दे, एनसीपी, शरद पवार, अजित पवार, अब बेटी आएगी। कोई भी पार्टी, एनटी रामाराव, चंद्रबाबू नायडू, नारा लोकेश, कोई भी पार्टी आप जो कहे मैं उठाने के लिए तैयार हूं। कहीं आंतरिक लोकतंत्र नहीं, संविधान की भावना के खिलाफ, और वही पार्टी का उपयोग कर यही राजे महाराजे बन गए। मुझे कहते हुए गौरव है, ये सारी 1650 पार्टियों के जंगल में एकमेव भारतीय जनता पार्टी इसकी पार्टी है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र आज भी हमने बचा कर रखा। मैं जब ऐसा कहता हूं कांग्रेसी मित्रों को, पवार साहब को, सबको बुरा लग जाता है, मेरे साथ विवाद करते हैं। आपको भी लगेगा अमित भाई आप तो पार्टी के अध्यक्ष, आपकी पार्टी का अच्छा ही बताओगे। भाई इतना बड़ा सभागार, दयानंद सभागार भरा हुआ है, मुझे बताइए सोनिया जी ने जब तय किया कि मैं कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं रहूंगी, किसी के मन में शंका थी कि राहुल गांधी के अलावा कोई अध्यक्ष बनेगा? बताओ जरा प्लीज बताना, थी किसी के मन में शंका? किसी के मन में भी थी? आप सबको मालूम था कि राहुल गांधी बनेंगे, क्योंकि वहां एक परिवार की पार्टी बन गई, पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं रहा। अब आप मुझे बताइए मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? मालूम है किसी को? हो ही नहीं सकता। सब कोई बन सकता है, कोई भी बन सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बूथ पर पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता, 1982 में मेरी पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय, एक चाय बेचने वाले का बेटा अपनी निष्ठा, अपनी राष्ट्रभक्ति, अपने कर्तृत्व के कारण दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री बनकर दुनिया का सम्मान बढ़ाता है। एक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने होता है। और इसका परिणाम क्या है आप देख लीजिए। 47 में हम आजाद हुए, इसके आसपास ही जापान ने फिर से अपनी यात्रा शुरू। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान समाप्त हो, जर्मनी समाप्त हो गया, रसिया समाप्त हो गया था, नया नया बना था। ये सारे देश हमारे साथ अपनी यात्रा शुरू किए। आज जापान कहां पहुंचा, रसिया कहां पहुंचा, जर्मनी कहां पहुंचा, और हम कहां रहेंगे? कारण ये कि मेरिट्स को जगह नहीं मिली। इन लोगों ने लोकतंत्र का ढकोसला ओढ़कर अपने परिवार का भला किया, देश का भला नहीं। परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, एपीसमेंट, ये तीन नासुरों ने देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया। और परिणाम 70 साल के आजादी के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता पर आई, देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार के अंदर बैंक अकाउंट नहीं था, घर में जलाने के लिए चूल्हा नहीं था, महिलाओं को टॉयलेट नहीं था, शौचालय नहीं था, खुले में जाना पड़ता, घर में लाइट नहीं थी, पीने का पानी नहीं।
70 साल के बाद देश की ये दशा, कारण पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया। 2014 का चुनाव आया। 2014 के चुनाव में देश की महान जनता ने निर्णय किया, 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत का एक सरकार चुना, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। इस बात को 5 साल समाप्त। अप्रैल मई में आप लोग आपका वोट दो कि अगले 5 साल देश को कौन चलाएगा, कौन व्यक्ति चलाएगी, कौन पार्टी चलाएगी, कौन विचारधारा चलाएगी, कौन संगठन चलाएगा। ये निर्णय देश की जनता ने करना है। तो 5 साल में क्या हुआ वो भी देखना। 1947 से लेकर 2014 तक इस देश के गरीब की, देश के लोकतंत्र में से आस्था खत्म। वो सोचता था कोई भी आएगा हमारे सामने, कोई नहीं देखने वाला। तीसरी पीढ़ी आ गई और उसी वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और देश के अंदर हमने बदलाव की शुरुआत। 3 क्षेत्रों की ही मैं बात करना चाहता हूं। देश के गरीब की स्थिति, देश की सुरक्षा की स्थिति और दुनिया में देश के सम्मान की स्थिति। इसके अलावा बहुत सारे काम हुए। आर्थिक मोर्चे पर भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम बने। 9वें नंबर पर पड़े थे, 6ठे नंबर पर आ गए हैं। काउंटिंग होते होते दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। 9वें नंबर से 5वें नंबर पर हर साल एक कदम टूटा है और 9वें नंबर पर अटल जी छोड़कर गए थे। उसके बाद में मोदी जी ने कदम बढ़ाया। मगर ये सारी बात मैं कर दूं, 3 ही बिंदुओं पर मैं बात करना चाहता हूं। देश के गरीब लोगों के जीवन जीने की व्यवस्था में क्या बदलाव, देश की सुरक्षा की स्थिति में क्या बदलाव आया है और दुनिया में देश के गौरव के अंदर क्या बदलाव आया है, ये 3 बिंदुओं पर मैं बात करना चाहता हूं। मैंने कहा ऐसे परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक खड़ी कर लोकतंत्र को निरस्त करने का, विफल करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा सतत होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले मैं गरीबी की बात करूंगा। इस देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ाव ही नहीं था। उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। 2 ही साल में आज देश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर बैंक अकाउंट नहीं है। देश के हर नागरिक को बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। देश के हर नागरिक के पास बैंक अकाउंट पहुंचा है। आपको शायद लातूर के लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, मगर जिसके घर में बैंक अकाउंट नहीं है उसका अर्थतंत्र के साथ जुड़ाव ही नहीं है, उसका हमारी लोकतंत्र के अंदर स्टेक ही नहीं है। हमने स्टेक होल्डर्स को बढ़ाया। आज 125 करोड़ लोग देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े हैं। इसकी सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधी इसके घर में जाती है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता, कोई दलाल नहीं आता। एक वृद्ध का पेंशन इसके अकाउंट में सीधा पहुंच जाता है, मगर पहले अकाउंट ही नहीं था, कहां से पहुंचेगा। और इतने साल अकाउंट क्यों नहीं खुले कि भ्रष्टाचार को संरक्षण देना। मित्रों, दूसरा एक बड़ा परिवर्तन आया है। 6 करोड़ परिवारों में हमने गैस पहुंचाया, गैस का सिलेंडर। जब हम शासन में आए 13 करोड़ परिवार ऐसे थे जिसके पास गैस नहीं था। हम चुनाव में जाने के पहले आज 6 हो चुके हैं। 8 करोड़ परिवार को गैस देने के बाद चुनाव में जाएंगे। आपका आशीर्वाद मिला तो 2022 को जब भारत की आजादी के 75 साल हो गए, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां गैस का चूल्हा नहीं होगा। इस प्रकार का आपको लातूर में बैठकर लगेगा गैस का चूल्हा क्या विकास का पैमाना बात करें, मगर एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर कंडे और टहनियां जलाकर एक मां खाना पकाती है। सिगरेट पीने की आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जितना धुआं उसकी फेफड़े में चला जाता है। आंख की ज्योति 50 साल होते होते समाप्त हो जाती है।
फाइब्रोसिस होती है और अपने जीवन के 10-15 साल पहले वो मृत्यु की शरण हो। बच्चा भी दमा का शिकार होता है। एक छोटी सी झोपड़ी धुएं से भर जाए, हमें मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि हम लातूर में रह रहे हैं। आज उसके घर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी ने गैस का चूल्हा पहुंचाकर उसकी झोपड़ी को धुएं से मुक्त कर उसको अच्छा जीवन जीने का अधिकार देने का काम। 6 करोड़ परिवारों को आज तक 70 साल तक किसको नहीं सुना। शहर के बाद कहीं गैस के सिलेंडर गए ही नहीं। क्यों? वो नागरिक नहीं है। हमने, हमारी भी जिम्मेदारी उसकी सोचने की है। लातूर में जो सुविधा है वो हर गांव के अंदर होनी चाहिए, सोचने की जिम्मेदारी हमारी है। तभी हम लोकतंत्र के लिए सजग प्रहरी बन सकते हैं। 9 करोड़ घर ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। मैंने मेरी आंख से खुद देखा है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, देवरिया में जाता था। बड़े सवेरे 3:30-4 बजे मैं अपनी गाड़ी लेकर काशी के लिए निकला। एक 15-16 साल की बच्ची खुले में शौच क्रिया करने के लिए बाहर जा रही थी। आंख उठा नहीं पाई, इतने अंधेरे में भी आंख उठा। आप कल्पना कर सकते हो, एक 16 साल की बच्ची जिसको देश के अंदर, देश के विकास में भी कंट्रीब्यूट करना बाकी, हर रोज खुले में शौच क्रिया करने के कारण गांव के लोग उसको देखते, इसका आत्मविश्वास हर रोज सैन टूटता जाता है, क्षीण होता है। वो बाद में कलेक्टर और डीएसपी बनने के स्वप्न नहीं देख सकती, वो इंजीनियर और डॉक्टर बनने के स्वप्न नहीं दे सकती। उसका आत्मविश्वास ये समाज की रचना तोड़ देती। ये पीड़ा हम तक नहीं पहुंची। ना उसने भी, बेचारी ने कभी आवाज लगाई, ये बिटिया ने भी, कि मेरे घर पे कोई शौचालय पहुंचा दे। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाकर करोड़ों महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी। मुझे मालूम है इस सभागार में जो बैठे हैं इन लोगों को ये तकलीफ नहीं है, मगर हम हमारी ही सोचेंगे। क्या हमें हमारी ही सोचना चाहिए? बजट इतना ही है, कहां से आया पैसा? 2.5 करोड़ घरों के लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। 26 जनवरी को देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो जाएगा। देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर दिया। 6 करोड़ लोगों के पास घर नहीं थे, 2.5 करोड़ लोगों को घर बनाने का काम हमने समाप्त कर दिया है। 2022 तक इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास पक्का घर नहीं। ये सारी चीजें 70 साल तक नहीं हुई, क्योंकि सोचने का स्केल नहीं था, सोचने का मादा नहीं था, सोचने की ताकत नहीं थी। क्या करते थे? 10,000 घर बनाएंगे, 3,000 लोगों को गैस का सिलेंडर देंगे, 50,000 शौचालय बनाएंगे। हमने समस्या मुक्त भारत की रचना के लिए कदम उठाया है और सोचने का स्केल बढ़ाया है। 10,000 5,000 नहीं, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां बिजली नहीं होगी, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां शौचालय नहीं होगा, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पानी पीने का पानी नहीं होगा, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां बैंक अकाउंट नहीं होगा, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिस स्वास्थ्य की सुविधा हमने। इस देश में 50 करोड़ लोग हैं जिनके घर में अगर भगवान न करे किसी को कैंसर हो गया, लकवा हो गया, हृदय रोग की बीमारी आ गई, तो लोग इलाज नहीं करा पाते। रोग की पहचान तक 1-2 दिन अस्पताल में रहेंगे, बाद में बूढ़ा बाप ही कहेगा कि बेटा आप घर ले चलो, मैं तो मरूंगा ही, कुछ होने वाला नहीं है, मेरे साथ जो ऋण होगा, जो लोन लेनी पड़ेगी तुझे, उसमें तेरा परिवार भी बाद में मिल जाएगा, भगवान जो करेगा करेगा, चलो। तो बेटा भी आंख में आंसू के साथ अपने बाप या माँ को लेकर कर जाता है। नरेंद्र मोदी जी योजना लेकर आए मित्रों, 50 करोड़ लोग और 10 करोड़ परिवार को, जो अत्यंत गरीब है उनको 5 लाख तक का सारा इलाज, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयां, टेस्ट, ये सारा खर्चा बड़े रोगों में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार देगी। और आज मैं जहां आया हूं, अभी मैंने व्हाट्सएप पर देखकर आया हूं, 6 लाख लोगों ने अपने ऑपरेशन सफलतापूर्वक करा लिए। 6 लाख।
ये व्यवस्था 70 साल पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्यों नहीं? क्या नहीं है हमारे पास? रिसोर्सेज का बहाना बनाते थे। रिसोर्सेज कहां से आए? निष्ठा नहीं थी, विजन नहीं था। गरीब के लिए मन में संवेदना थी, इसलिए नहीं। गरीब के जीवन में बदलाव लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और ये सरकार ने बहुत सारे द्वंद्व समाप्त कर दिए। एक जमाना था कि सरकार बनते ही पत्रकार लिखने लगते थे गांव की सरकार है या शहर की सरकार। एक जमाना था सरकार बनते ही लोग पूछते थे कृषि का विकास करेगी या उद्योग का विकास करेगी। एक जमाना था जिसमें पूछते थे कि कल्याण राज्य लाएगी, गरीबों का कल्याण करेगी या रिफॉर्म करेगी। एक जमाना था कि जिसमें पूछते थे सरकार कौन चलाता है, चुने हुए नेता चलाते हैं या ब्यूरोक्रेसी चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चारों द्वंद्व समाप्त कर दिए। हमने शहर का भी विकास किया है, गांव का भी विकास किया है, कृषि का भी विकास किया है, उद्योग का भी विकास किया है। बाबू नीति का इंप्लीमेंटेशन कम करने का काम करते हैं, जनप्रतिनिधि नीति बनाने का काम करते हैं। और हमने ये भी कर दिया कि गरीबों का कल्याण भी हो सकता है, रिफॉर्म भी हो सकता है। ये सारी चीजों को एक ही समय के 5 साल के कालखंड के अंदर कर कर दिखाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। एक गुणात्मक परिवर्तन है, एक गुणात्मक परिवर्तन सरकार कैसे चल रही है। इस सारी इकोनॉमिक क्षेत्र की सारी आंकड़े डिसिप्लिन के 4 कॉर्नर के अंदर। हमने कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वित्तीय घाटा हो, बजट का घाटा हो, सारे घाटे सीमा में, महंगाई भी सीमा में। विदेश नीति के अंदर बदलाव किया। हमने विदेश नीति बहुत स्पष्ट कर दी कि हम सबसे अच्छा संबंध चाहते हैं, मगर हमारी सीमा की सुरक्षा का ध्यान रखकर चाहते हैं। सबसे अच्छा संबंध, मगर हमारी सीमा के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो उसको हम नहीं बख्शेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और मैं आपको बताता हूं, मोदी जी स्वयं गए पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष की बेटी के शादी में, 2 कदम आगे बढ़े, मगर जब उरी के अंदर हमला हुआ, हमारे 12 जवानों को मार दिया, जिंदा जला दिया, सोते हुए जवान। पूरे देश के अंदर गुस्सा, हताशा, निराशा, हाहाकार, क्या होगा। 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, पाकिस्तान के घर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवानों का बदला लेकर अपने जवान वापिस आ गए और दुनिया के अंदर देश को देखने लगे। श्रीमान राहुल गांधी पूछते हैं इससे क्या फर्क पड़ा? राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपकी आंख पर इटालियन चश्मा है, आपको हिंदुस्तान की चीजें दिखाई नहीं पड़ती। और आपके एडवाइजर न समझ सकते हो तो मैं समझा देता हूं क्या फर्क पड़ा। इसके पहले, सर्जिकल स्ट्राइक के पहले, विश्व में 2 ही देश थे जो अपने जवानों का बदला, खून का बदला लेते थे, अमेरिका और इजराइल। वो 2 देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने। आज वहां से गोलीबारी होती है तो रक्षा विभाग का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, रक्षा मंत्री का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। उनको सूचना है वहां से गोली आती है, यहां से गोला फेंको, ईंट का जवाब पत्थर से। और इसी के कारण विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा। हमने गरीबों की स्थिति में बदलाव किया, हमने सुरक्षा को सुनिश्चित किया, हमने देश के गौरव को बढ़ाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से दावोस परिषद होती है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक परिषद, इसके अंदर जब भी भारत के प्रधानमंत्री गए, कहीं गए, किसी का भाषण नहीं। यहां से 2 फोटोग्राफर ले जाते थे, फोटो हाथ मिलाया फोटो खींचो, चाय पिया फोटो खींचो, टोस्ट खाया फोटो खींचो, और यहां अखबारों में छप जाते हैं। किसी को मालूम नहीं पड़ता दावोस में क्या होता।
4 साल सरकार बनाने के 3 साल सरकार चलाने के बाद मोदी जी का साल दावोस गए। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भी थे, रशिया के राष्ट्राध्यक्ष भी थे, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री भी थे। तीनों होने के बावजूद दावोस परिषद का उद्घाटन का सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को मिला। ये गोरे ऐसे ही नहीं देते भैया, वो हिसाब किताब करते हैं क्या चल रहा है, पक्के होते हैं, हिसाब किताब करते हैं कि कितना दम है, कितना आगे बढ़ेगा, गति क्या होगी, हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजों का हिसाब करते हैं। और हिसाब कर कर मोदी जी को उन्होंने वहां भाषण करने के लिए कहा। मोदी जी ने वहां हिंदी में भाषण करा, पूरी दुनिया ने ट्रांसलेशन कर कर सुनना पड़ा। देश की राष्ट्रभाषा का पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम भारत के प्रधानमंत्री। आज जो विदेश जाते होते होंगे उनको मालूम होगा, लातूर में भी जो बार बार विदेश जाते हैं उनको पूछना जरा, भारत का पासपोर्ट कितना वैल्यूएबल हो गया है। इंडियन सिटीजन का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है। और आज हमें सब पूछ रहे हैं। मोदी जी दुनिया के कोई भी देश में जाते हैं मित्रों, एयरपोर्ट पर आप चले जाइए, मोदी 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 के नारे लगते, कई बार टीवी पर देखा होगा। ये सम्मान मोदी जी का नहीं हो रहा है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं हो रहा है, ये सम्मान देश के 125 करोड़ जनता का हो रहा है, हमारे लोकतंत्र का सम्मान। पहले तो जाते थे मौनी बाबा, आते थे मालूम ही नहीं पड़ता था, ना जाते हुए बोलते थे ना आते हुए बोलते थे, हाथ में 2 पत्ते अंग्रेजी में टाइप किए हुए लेकर जाते थे और पढ़कर चले आते थे। कई बार तो थाईलैंड का पत्ता मलेशिया में पढ़ देते थे, मलेशिया का पन्ना थाईलैंड में पढ़। हुआ है, हंसे मत, ऐसा हुआ है। मैं देश के नाम गलत बोला हूं मगर ऐसा हुआ है। पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने प्रयास किया है। 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को देना। आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार चलती है, यहां पर शरद राव किसान नेता है, हमारे बड़े नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे, कई बार मंत्री रहे, किसानों की बात कर 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 पूरा जीवन चला। मगर देवेंद्र जी ने 300 गुना ज्यादा किसानों का गेहूं और चावल खरीदने का काम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किया है मित्रों, और कोई सरकार। किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं, अकाल से पीड़ित महाराष्ट्र जलयुग सेवा की योजना कर कर सिर्फ 6,000 करोड़ के अंदर 17,000 गांव के अंदर पानी का स्तर ऊपर उठाने का काम एक 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 70,000 करोड़ चूहे खा गए वहां। याद है नहीं अजीत पवार का स्टेटमेंट है, जरा जोर से बोलो तो मुझे भी वो। पवार साहब ने 70,000 करोड़ की योजना बनाई थी, फाइलों को चूहा खा गए, डैम तो बनाई नहीं। ये परिवर्तन है दोनों पार्टी। 129 योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित के लिए, और हमारे लिए मित्रों देश की सुरक्षा बहुत बड़ा प्राथमिकता वाला मुद्दा है। हमने सरकार इस तरह से चलाई है, कोई सरकार 30 साल चलती है तो 2-5 बड़े फैसले लेती है। हमने 5 साल के अंदर 30 से ज्यादा बड़े फैसले लेकर देश को बदलने का हिम्मत किया है, देश को बदलना है और सफल हुए। हर रोज नई सोच, हर रोज नई बात, और जब सरकारें चलती हैं तब फैसले किस तरह से होंगे, वोट बैंक डेवलप करने के फैसले। हमने कभी ऐसा फैसला नहीं लिया, हमने लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले कभी नहीं लिए, लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लिए।
और दोनों के बीच में मूलभूत अंतर। कटुता झेली तो कटुता हमने झेली, गाली खाई मगर एक कड़वी दवाई देश और वो गरीब के लिए जरूरी थी इसलिए पिलाई, और आपके भरोसे पे 2019 का चुनाव वो गतिविधि को आगे बढ़ाने वाला चुनाव, देश को किस दिशा में ले जाना। 2014 में मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे, उस दिशा में ले जाना है जो या 5 साल में 50 साल का अंतर काटे हैं, यहां से आगे ले जाना है। हमने निर्णय करना। कौन है सामने? गठबंधन। कौन सा गठबंधन? कौन लोग हैं? 70 साल इन्हीं तो देश चला है। कौन है लोग? हर पार्टी उठाकर देखो, सपा कहां से बनी? कांग्रेस में से। एनसीपी कहां से बनी? कांग्रेस में से। बसपा अलग से बनी। सारी पार्टियां कांग्रेस के थैले में से ही निकली है। उनका पॉलिटिकल कल्चर एक है और हवा बना है गठबंधन 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 गठबंधन, जैसे बहुत बड़ा चैलेंज होगा मोदी जी के लिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं लातूर वालों, देवगौड़ा जी गठबंधन के प्रमुख नेता है, यहाँ है तो कितने की सभा होगी बताओ तो जरा भाई। क्यों हंस रहे हो भाई? बहुत बड़े गठबंधन के नेता है। ममता दीदी नांदेड़ में भेज दे क्या होगा? अरे बताओ भाई कितनी भीड़ आएगी? अखिलेश यादव को हम भेज दे कोल्हापुर, चलो कितनी भीड़ आएगी? काय का गठबंधन भैया? एक एक पार्टी अपने अपने राज्य की पार्टी है, हाथ मिलाकर ऊपर उठा लिया तो जीत जाओगे। पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं होती है 100 ग्राम में 100 ग्राम रख लो तो 200 होता है। पॉलिटिक्स केमिस्ट्री होती है, एक पदार्थ में दूसरा मिलाओ तो तीसरा ही बन जाता है। इस तरह से वोट ट्रांसफर नहीं होते शरद राव, गिन लेना जब डब्बे खिले तब। इस तरह से वोट नहीं ट्रांसफर होते हैं। आपको तो मालूम होगा मगर मैं समझाने आया हूं। इन्होंने कैसा किया है भैया अपने देश में शादी के लिए कानून कि बच्चा लड़का 21 साल का हो तब तक शादी नहीं कर सकता और लड़की 18 साल की हो तब तक। अब एक 18 साल की लड़की है और एक साल के 21 लड़के लाइन में खड़े कर, और रजिस्ट्रार को बताया कि भी एक कर 21 हो गए, शादी करा दो। होगी क्या बताओ भाई? हो सकती है? ये एक साल के लड़के और यूपी करते। मैं महाराष्ट्र को आश्वस्त करने आया हूं, चुनाव के परिणाम निकले देख लेना। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 73 की 74 सीटें होगी, 72 नहीं होगी। ये करप्शन के आरोप लगे, 12 लाख करोड़ के कपड़े घोटाले किए। मैं आपको बता देता हूं, अंतरिक्ष में 2 घोटाले किए, एक इसरो का किया, एक 2G का किया। आकाश में 2 किए, एयर इंडिया के प्लेन खरीदने का घोटाला किया, वेस्टलैंड का किया। पानी में सबमरीन का घोटाला किया, भूमि पर आदर्श सोसाइटी का घोटाला। कोई जगह पाताल बच गया। पाताल में कोयला चोर कर खा गया। और साहब कोयला तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। कोयला पहले कोयले से खाना पकाते थे तो महिलाएं कोयले को घर में नहीं रखती थी, बाहर रखती थी। कोई कोने में कोयले का थैला पड़ा रहता था। क्यों? क्योंकि चोर कोयला चोरी नहीं करता है। ये तो चोर को भी पीछे छोड़कर कोयला चोरी करेगा। आप मुझे बताओ, ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाले लोग आज मोदी जी पर आरोप लगा राफेल। मैं आपको गारंटी देना है मित्रों, राफेल में एक फूटी कौड़ी का भ्रष्टाचार नहीं, एक फूटी कौड़ी का। संपूर्ण देश इसमें सौदा हुआ, कोई बिचौलिया नहीं है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन है। कोई गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को रिश्वत नहीं दे सकती। कैश कहां से लाए? इतनी सीधी बात समझ में नहीं आती। और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, मैंने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी जी को कहा था, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट हो, जितनी सूचनाएं हो, जितनी इंफॉर्मेशन हो, सारी सुप्रीम कोर्ट को दे दीजिए ताकि सुप्रीम कोर्ट ढंग से फैसला कर सके। नहीं गए क्योंकि कुछ था नहीं। उनकी भी टीम को भेज दिया।
बी टीम ने सारी बात रखी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं पाई जाती है। इसके बाद भी राहुल जी बोलने लगे, उनको लगा कि भाई सरकार डर रही है, उन्होंने क्या संसद में चर्चा करिए। अंदर आकर बोले, अरुण जी ने हाँ बोल दिया, चलो चर्चा करो। फंस गए, पूरी चर्चा करी। मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं, देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब यूट्यूब पर है, राफेल पर जरूर सुनिए। जिसने नहीं सुना है सुनिए। किस तरह के झूठ चलाते हैं इन लोगों ने, एक संस्कृति खड़ी कर दी। झूठ को बार बार बोलना, जोर से बोलना, सार्वजनिक रूप से बोलना। भैया आप क्या मानते हो? 2 भाषण में बोल दिए, प्रेस ने दिखा दिया, हम जनता के पास नहीं जाएंगे। हम आ गए लातूर वालों के पास बताने के लिए कि हम सच्चे हैं, हम घूमेंगे देश भर के। हमें लोकतंत्र पर भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री बहुत समय के बाद शायद पहली बार देश को मिला है जो दिन में 18 घंटे देश के लिए काम, जिस पर एक भी आरोप नहीं है, ऐसा प्रामाणिक प्रधानमंत्री पहली बार देश को मिला है। गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने का संघर्ष करने वाला व्यक्ति पहली बार मिला है। पहली बार अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के साथ आंख में आंख मिलाकर भाषण करने वाला प्रधानमंत्री आज भारत को मिला है। जब अमेरिका की संसद को संबोधित करने गए, सुन लेना एक बार, आपको आनंद आएगा। भारत का प्रधानमंत्री इक्वल फुटेज पर खड़ा रहकर अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के साथ उसकी संसद में बात कर रहा है। ये छोटी बातें नहीं, ये सारी चीजों को धूमिल करना चाहते हैं, एक भ्रांति खड़ी करना चाहते हैं, एक भ्रम खड़ा करना चाहते हैं और भ्रम के आधार पर मैंडेट की चोरी करना चाहते हैं। और मेरा तो एक बेसिक सवाल है, राजनेता ऐसे नहीं बोलते, मगर मैं एकल राजनेता नहीं, मैं सोचने वाला व्यक्ति भी हूं। मैं आपको बताता हूं, आप में से सबको प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है या नहीं? जरा जोर से बोलो भैया, संविधान ने दिया है नहीं दिया? राहुल गांधी के रहते आप बन सकते हो कांग्रेस पार्टी में? हाँ या ना तो बोलो, हंसो मत। हमारे यहाँ जगह है, आ जाओ चलो। मित्रों, देश के लोकतंत्र को हमने बचा, देश के लोकतंत्र को परिवार की गिरफ्त से निकालना है, देश के लोकतंत्र को जातियों की गिरफ्त से निकालना है। महाराष्ट्र ने बहुत कर ली जाति की राजनीति, अब फैसला करिए। जाति की राजनीति करते करते 1 नंबर पर 40 साल रहने वाला महाराज नीचे 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 चला गया था, फिर से 1 नंबर की ओर चल पड़ा है। क्या किया उन्होंने? अपनी जाति का भी भला नहीं किया। वो भी हमने किया। समझ में आ रहा है भाई? मित्रों, आप लोग यहां पर आए हो, आप सभी से मेरी आपके वोट की अपेक्षा नहीं, ईश्वर की कृपा है। आप लोग, आपको मौका मिला है। आज आप ऐसे व्यक्ति हो, लोग आपको सुनते हैं, आपको देखकर अपने फैसले करते हैं, आपकी सलाह लेते हैं, आपकी समाज में पूछ है। भाग्य ने, ईश्वर ने आपको अच्छा मौका दिया है। आपकी जिम्मेदारी है वातावरण की निर्मित करनी। आपका वोट तो चाहिए ही चाहिए, परंतु लातूर शहर के बुद्धिजीवी, मेरा आग्रह है, मूक प्रेक्षक बनकर 19 के युद्ध में नहीं बैठ सकते। युद्ध हमारे लिए, देश के नागरिकों के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, देश के भूखे गरीब के लिए युद्ध। हम चुप नहीं बैठ सकते, मूक प्रेक्षक नहीं बन सकते। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, आप एक माहौल बनाइए। एक बार हमने, गत साल हमने कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, इस बार हम कहते हैं फिर एक बार मोदी सरकार। और ये माहौल मेरा मानना है आप लोगों ने बनाना चाहिए। मित्रों, आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, भगवान करे इससे भी आगे आप पहुंचे, मगर देश के प्रति भी हमारा दायित्व है। हमें पढ़ाने पर देश ने खर्चा किया। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, आप में से भी काफी लोग एक जमाने में सरकारी स्कूल में ही पढ़े। देश ने खर्चा किया, देश ने हमें अच्छी व्यवस्था दी है, देश को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है।
सिर्फ मेरा वोट देकर छूट जाऊं, ये मानसिकता से बाहर निकलिए। लोकतंत्र और राजनीति ऐसी चीज है, सिर्फ राजनीति करने वालों पर मत छोड़िए, आपको भी इसके अंदर दखल देना पड़ेगा। तो मैं आप सबको करबद्ध विनंती करना है मित्रों, हम मोदी जी को लेकर 2019 के चुनाव में निकलेंगे। मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। लातूर के यहाँ से जो एक वाइब्रेशन उठे, ये पूरे मराठावाड़ के अंदर पहुंचे, ऐसा आप सबसे विनंती कर फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का नारा मैं दोहराकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।